अस्थमा एक सरल भाषा में अगर मैं बताऊं, बच्चे के श्वास के रास्ते को इरिटेट करे। मेडिकल साइंस में अगर हम देखें तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एलर्जिक मार्च। एलर्जिक मार्च मतलब जो 1 साल के नीचे के बच्चे होते हैं उनमें कभी भी अस्थमा या एलर्जी के कारण श्वास सांस 2 अक्षरों का ये शब्द एक शब्द ही नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी का सार है। जब तक सांस चल रही है, हम हैं, आप है, ये संसार है और ये पक्षी है और क्या नहीं है। जिस दिन ये सांस रुकी, सब मिट्टी। तो कुल मिलाकर सांसों की तो जंग है, जिसमें हम और आप एक प्यादे हैं। लेकिन इन सांसों की माया को मैं कहाँ तक बताऊंगी और शायद मैं आपको अच्छे से ना समझा पाऊँ। इसीलिए आज हमारे साथ है केनविन हेल्थ टॉक में डॉक्टर नीतू तलवार। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम अपना इंट्रोडक्शन प्लीज अपने व्यूअर्स को दीजिए। मैं डॉक्टर नीतू तलवार हूँ। आई एम एडिशनल डायरेक्टर डिवीजन ऑफ पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में। जैसे कि मैम आपने बताया, आप एडिशनल डायरेक्टर है पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी में और एफएमआरएम में प्रैक्टिस कर रही हैं, और आज अस्थमा डे पे आप हमारे साथ हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और मैं चाहती हूँ कि अस्थमा प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन के बारे में हम लोगों को बताएं, अवेयर करें कि क्यों बढ़ती जा रही हैं प्रॉब्लम्स, क्या रीजंस है और हमें कैसे इसके कारण पता चले, क्या निवारण हो सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं पहले सवाल के साथ। सबसे पहले डॉक्टर नीतू आप हमें ये बताइए कि अस्थमा सरल भाषा में क्या होता है? अस्थमा एक सरल भाषा में अगर मैं बताऊं तो वो होता है कि अगर कोई ट्रिगर या पोल्यूटेंट या एलर्जन या कोई केमिकल बच्चे के श्वास के रास्ते को इरिटेट करे तो बच्चा रिएक्ट करता है। स्पेशली वो बच्चे जो ऑलरेडी हाइपर सेंसिटिव हैं, तो उनके 3 चीज़ें होती हैं। उनके श्वास की नली सिकुड़न हो जाती है, दीवारों में सूजन आ जाती है और सिक्रीशंस आती हैं। इन तीनों की वजह से हमारे सिम्टम्स आते हैं, जो है सांस लेने में दिक्कत, खांसी और ऑक्सीजन लेवल कभी कभी कम हो जाता है। तो ये है सरल भाषा में अस्थमा। ऑलराइट डॉक्टर नीतू, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि मेडिकल साइंस का इसके बारे में क्या कहना है कि क्या अस्थमैटिक बच्चे जो प्रॉब्लम्स उनमें आती है क्या बचपन से होती है या कुछ टाइम के बाद उनके सिम्टम्स दिखाई देने शुरू होते हैं? मेडिकल साइंस में अगर हम देखें तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एलर्जिक मार्च। एलर्जिक मार्च मतलब जो 1 साल के नीचे के बच्चे होते हैं उनमें कभी भी अस्थमा या एलर्जी के कारण श्वास तेज़ नहीं चलेगी। वो वायरल इन्फेक्शंस होंगे, अन्य कारण होंगे। उनमें अगर बार बार स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस जिसको बोलते हैं, अगर बच्चे को बार बार हो रहे हो तो हम सतर्क हो जाते हैं कि शायद आगे चल के बच्चे को एलर्जी या अस्थमा आगे चल के हो सकती है। 1 और 2.5 साल के बच्चों में फूड एलर्जीज आ जाती हैं, जिसमें दूध हम कभी कभी बंद कर देते हैं, एग एलर्जी इत्यादि। 2.5 साल के बाद फूड एलर्जी नहीं होती, वहाँ श्वास या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमा के लक्षण आ जाते हैं। और 12 साल के बाद नोज़ की एलर्जी होती है, जहाँ जिसको हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस, जहाँ छींके आना, नाक बंद होना, श्वास नहीं ले पाना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बच्चों में बचपन से लक्षण हो जाते हैं और वो हमको स्पेशली जिनमें फैमिली हिस्ट्री है स्किन एलर्जीज़ की, फैमिली में है डस्ट एलर्जी की या अस्थमा की हिस्ट्री है, उन बच्चों में आगे चल के ये तकलीफ़ें पाई जा सकती हैं अगर वो एक्सपोज हों किसी ट्रिगर को। तो डॉक्टर नीतू ने बहुत ही अच्छा एलैबोरेट करके बताया है। इसी में से एक सवाल निकल के आता है कि क्यों छोटे बच्चों में अस्थमा की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होने लगी है, क्या रीजंस है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट शालिनी आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि देखो एलर्जिक जो परसेंटेज था पहले भी था, अभी भी है, मगर जो हम तरक्की कर रहे हैं, जो इतना एडवांसमेंट्स कर रहे हैं, उसका ये एक कीमत या प्राइस हम चुका रहे हैं। इतनी कंस्ट्रक्शन चल रही है, स्पेशली दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर एरिया में कंस्ट्रक्शन से धूल मिट्टी उड़ती है, पोलन है, सीज़न चेंज होता है। तो बच्चा जो, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो बच्चे प्री डिस्पोज्ड होते हैं, जो पहले से जिनको जेनेटिक एक प्री डिस्पोजिशन होती है, उनमें फिर ये लक्षण जल्दी आ जाते हैं। आजकल हम केमिकल्स का यूज़ कितना कर रहे हैं, गुड नाइट हर घर में है, हर कमरे में है, फिनाइल के पोछे, ऑल दीज आर इरिटेंट्स बच्चों के श्वास के नली के लिए। और बच्चों में भी आजकल मैंने पूछना शुरू कर दिया है,
बच्चे आजकल कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ये हंसने वाली शायद बात है, मगर 5-5, 6-6 साल के बच्चे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। इसी वजह से ये सारी तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। अगेन आपने बहुत अच्छे से बताया डॉक्टर नीतू कि हमारी क्या कॉमन प्रॉब्लम्स क्यों आती जा रही है, किस एज के अकॉर्डिंगली आ रही है, और जेनेटिक अगर फैमिली हिस्ट्री में प्रिवेल कर रहा है तो आई थिंक ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही हैं। एंड रहते हुए कि हम जो मॉडर्नाइजेशन में बढ़ते जा रहे हैं, मोर इनटू दिस केमिकल प्रोडक्ट्स यूजिंग फ्रेग्रेंसेस एंड केमिकल स्प्रेज ऑल ओवर, तो इससे ये राइस होती हैं। अब इसमें से एक सवाल और निकल के आता है कि ठीक है ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट पेरेंट्स के लिए ये आइडेंटिफाई करना कि सिम्टम्स बॉडी में कैसे क्या आते हैं, किस टाइम में डॉक्टर को विजिट करना है, उसके बारे में कुछ बताइए कि किस सिम्टम्स को लेके अस्थमा होता है। बेसिकली बार बार अगर बच्चे को सर्दी खांसी हो रही है, अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर आवाज़ आ रही है सांस लेते समय, घरघराहट जिसको बोलते हैं, और शुरू में तो खांसी से शुरू होगा, गीली खांसी होगी, शायद खांसी के बाद बच्चा उल्टी भी करे, और जब ज़्यादा तकलीफ बढ़ती है तो रिट्रैक्शंस होते हैं या गले के नीचे गड्ढे पड़ते हैं, और ये जो रिब्स के नीचे जो गड्ढे पड़ते हैं जिसे बोलते हैं पसलियाँ चलना, ये सब हो जाता है। तो अगर फीवर के साथ हो और वो सिम्टम्स 4-5 दिन में ना ठीक होके 1-2 हफ्ते लगाएं अगर ठीक होने में, वो भी एलर्जी है। और जो फीवर के बिना कोल्ड कॉफ आ रहा है वो तो है ही एलर्जी। ठीक है, तो ये आसान भाषा में इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और टिपिकली पेरेंट्स बोलेंगे कि रात को सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं या सीज़न चेंज होने पे सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। तो अगर बार बार हो रहा है, प्लीज़ अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, अपने पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट या बच्चों में छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करें और आइडेंटिफाई करके ट्रीट करें बच्चे को। तो आपसे बात करते करते मेरे जहन में एक सवाल घूम रहा है कि आपने जैसे बताया कि रात में या सीज़न चेंज होते हुए अस्थमा के प्रॉब्लम्स होते हैं, बट हमने ये भी सुना है कि जितने भी अस्थमा केसेस होते हैं, जब मॉर्निंग टाइम होता है, ठंडक होती है, तब ये ज़्यादा बढ़ता है। शालिनी, आपने बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, यू जस्ट नेल्ड इट। तो अर्ली मॉर्निंग सिम्टम्स और रात के सिम्टम्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। एंड कोई भी स्ट्रेस अगर बॉडी को लगे तो वो वैसे ही इरिटेटेड सिस्टम है, वो फिर रिएक्ट करेगा। तो मान लो कई बार बच्चे बरसातों में ह्यूमिडिटी लेवल्स हो जाते हैं, तो वो एक ट्रिगर है। स्प्रिंग सीजन या ये वाला जो अप्रैल मई का सीजन है, सारा पोलन बदल रहा है, सारे पेड़ पतझड़ जिसको बोलते हैं, सारा ट्री का सारा पोलन बदल रहा है, ये भी एक स्ट्रेस है। गर्मियों में इतना पोल्यूशन है, प्लस गर्मी है, वो एक स्ट्रेस है। तो कोई भी स्ट्रेसफुल अचानक से सिचुएशन आती है। इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी, मेंटल स्ट्रेस, एग्ज़ाम स्ट्रेस, या घर में कोई ऐसा कोई स्ट्रेसफुल अगर वातावरण है, वो भी ट्रिगर करेगा। तो बच्चे को स्ट्रेस फ्री वातावरण में आपने रखना है, केमिकल फ्री वातावरण में रखना है। डॉक्टर नीतू, अगर हम बात करते हैं टेस्ट की, बिकॉज बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत मासूम होते हैं, एंड एक एज है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चलो स्ट्रेस चल रहा है, सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम डॉक्टर से मिल लेते हैं, हम खुद बता देते हैं। लेकिन अब छोटे बच्चों की बात है, तो हम किस एज में कैसे डिसाइड करें कि इट्स टाइम टू विजिट अ डॉक्टर? सेकेंडली, क्या टेस्ट अवेलेबल होते हैं इतने छोटे बच्चों के लिए? एक 5-6 महीने का बच्चा आई थिंक अस्थमा से सफ़र कर जाता है, टू माई नॉलेज, तो क्या उनके लिए कोई टेस्ट होते हैं और आर दे सेफ? सो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अस्थमा एलर्जी ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, हमें कोई टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है इसे प्रूव करने के लिए। मगर कई बार हमको एक प्रमाण चाहिए। फॉर एग्जांपल अनीमिया है तो मुझे पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन 8 है, तो मैं उतने सीरियसनेस से ट्रीट करूँगी, उतने लंबे टाइम तक ट्रीट करूँगी। इस कारण आज की गाइडलाइन में हमको एक बेसिक लंग फंक्शन टेस्ट करने का प्रोटोकॉल बना हुआ है। 6 साल के ऊपर बच्चों में हम स्पायरोमेट्री करते हैं, जिसे लंग फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, और 6 साल के नीचे बच्चों में शालिनी हम एक नया टेस्ट आया हुआ है जिसे IOS बोलते हैं या FOT बोलते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन टेक्निक टेस्ट। एक और भी है FENO। ये सब श्वास के टेस्ट हैं जिससे पता चलता है कि हमारे लंग्स कितने हेल्दी हैं और कितने
सेंसिटिव हैं, हम दवाई दे के फिर रिवर्सिबिलिटी देखते हैं। तो ये दोनों से हमको एक अच्छे से एक प्रमाण मिल जाता है कि बच्चे को तकलीफ़ है और उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा, आपने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि 1 साल के नीचे बच्चे को अस्थमा, तो व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़, जैसे मैंने एलर्जिक मार्च बताया था, 1 साल के नीचे अस्थमा अनलाइकली है, एलर्जी अनलाइकली है, अनलेस वो एक वायरल इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ हो। अगर बुखार के बिना बच्चे को श्वास तेज तेज आ रही है 1 साल के नीचे, तो मैं उसका 2D एको करूँगी, कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं उसके एक्सरे करूँगी, मैं शायद CT स्कैन करना चाहूँगी कि बनावट में नुक्स तो नहीं है, मैं इत्यादि टेस्ट करना चाहूँगी। तो 1 साल के नीचे आप निश्चिंत होकर मत बैठिए कि ये तो एलर्जी है, इट कैन बी समथिंग एल्स, और उसमें अन्य जांचों की आवश्यकता है। ओके, तो क्या हमारे पास कोई मेडिकल साइंस में ये चीज़ें भी हैं? अगेन इस सवाल में से सब एक नया सवाल मेरी तरफ से आ रहा है आपको कि बच्चा जब बॉर्न होता है तो क्या हमारे पास कोई ऐसी सर्टेन टेस्ट होते हैं कि हम बर्थ होते ही चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें, एलर्जी को लेके आइडेंटिफाई कर लें, तो लेटर ऑन स्टेजेस में जो हमें हेल्पफुल रहे? हाँ, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जब हम वैक्सीनेशन टीकाकरण के लिए जाते हैं, भले सरकारी में जाओ भले प्राइवेट OPD में जाओ, टीकाकरण के समय पर अपने हाइट, वेट और सिर के साइज़ को हम ग्रोथ मॉनिटर करते हैं, जिसको बोलते हैं। तो अगर बच्चे की ग्रोथ अच्छी है तो हमको फिर एक माइक्रोस्कोप लेके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ग्रोथ अगर बच्चे की अच्छी है, सिम्टम्स अगर नहीं हैं, मगर अगर स्किन एलर्जीज़ हैं तो वो हमारे लेंस में आ जाता है बच्चा। हम उसको ज़रूर पूछते हैं हर समय कि उसको कोई खांसी या फेफड़ों की तकलीफ़ तो नहीं है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर घर में किसी को एलर्जी की तकलीफ़ है, नीड्स में है, अगर नेज़ल स्प्रेस में है, डस्ट एलर्जी है, छींकें आती हैं, ये बच्चे स्पेशली स्किन एलर्जी अगर माता पिता या एक्सटेंडेड फैमिली में है, तो ये बच्चे को आगे चल के तकलीफ़ हो सकती है, और ये हम पेरेंट्स को पहले से ही बता सकते हैं ताकि वो पहले से ही सतर्क रहें। तो हमारे पेरेंट्स, हमारे व्यूअर्स जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आई थिंक उनको अवेयर और सतर्क होने की ज़रूरत है कि मैम ने जो चीज़ें आपको बताई हैं उनको नोट डाउन करें। उन्होंने बताया है कि टेस्ट अवेलेबल है, तो क्यों ना हम इनका फ़ायदा उठाएं। सो मैम, नेक्स्ट एंड द गोल्डन क्वेश्चन कम्स, सीधे और स्पष्ट शब्दों में, इज अस्थमा क्योरेबल? चैलेंजिंग क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है। हर माँ, हर पिता का यही क्वेश्चन होता है जब वो आते हैं कि ये बच्चा ठीक कब होगा। हाँ जी। तो देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं हैं, है ना? तो कल क्या होगा वो हमको नहीं पता। ऑल्दो स्टैटिस्टिकली अगर 3 साल के नीचे एलर्जिक होता है बच्चा, तो 5 साल तक वो ठीक होने के चांसेस काफ़ी हैं। और अगर 5 साल के नीचे पहले टाइम सिम्टम्स होते हैं, तो टीनेज तक उसका 8 साल तक, 12 साल तक ठीक होने के चांसेस होते हैं। मगर मैं हमेशा बोलती हूँ कि चलो 50% ठीक हो जाएंगे, मगर बाकी के भी तो 50% हैं। फिर बहुत दुख होता है पेरेंट्स को। कई पेरेंट्स आते हैं, हमने वेट कर लिया, अभी 3 साल, 5 साल, 8 साल। तो आप ये समझ के रखिए कि आगे चल के आप ये समझ के रखिए कि आपको आज बच्चे को ठीक रखना है, आज उसका डायग्नोसिस, उसका इलाज और जो प्लान आपके डॉक्टर ने बोला है वो आपने सिंसियरली फॉलो करना है। अगर आप उसका डर के मारे या कोई गूगल देख के या कोई नेट पे देख के अगर इलाज नहीं करेंगे, तो श्योर शॉट उसके लंग्स डेवलपिंग हैं, तो वो एक परमानेंट नुकसान रह सकता है, उसके फेफड़ों में, उसके एयरवेज में तकलीफ रह सकती है, और आगे चल के वो कंटिन्यू रहेगा, ये तो मैं कह सकती हूँ। और आज की डेट में अगर वो सिम्टम फ्री रहे विद और विदाउट ट्रीटमेंट, तो आगे चल के देयर इज अ गुड चांस दैट ही ग्रोज आउट। तो हमको बस फोकस करना आज पे, उसको स्वस्थ रखना है। और एक चीज़ है कि कॉन्फिडेंस, बच्चे में ये कभी हीन भावना नहीं आए कि नहीं मैं खेल नहीं सकता, नहीं मैं घास में नहीं जा सकता, नहीं मैं आइसक्रीम नहीं खा सकता, नहीं मैं कोक नहीं पी सकता। देखो, ये सब जंक फूड मैं प्रोपगेट नहीं कर रही हूँ, मगर एक नॉर्मल चाइल्डहुड, एक हंसते हुए, उसका राइट है। प्लीज़ डोंट स्नैच इट, बिकॉज आप डर रहे हैं, आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत रखिए। एक अच्छा QOL, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बच्चे को दीजिए। बहुत ही खूब बताया डॉक्टर नीतू आपने। आई थिंक हमारे पेरेंट्स को कुछ ना कुछ इससे ग्रास्प हो रहा है आज अस्थमा डे पे कि हर बच्चा नॉर्मल होता है, हर बच्चा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा होता है, बशर्ते हमें उन्हें समय देना चाहिए, उनको उनके लाइफस्टाइल से ना हटा के उनको एक नॉर्मल चाइल्डहुड को लीड करने दें। बट ठीक है, अर्ली डिटेक्शन इज अर्ली रिकवरी, तो हमें ध्यान तो रखना ही है।
डॉक्टर नीतू, आपने जिसे बताया, अस्थमा इज नॉट क्यूरेबल बट इट कैन बी प्रिवेंटेड, इट कैन बी कंट्रोल्ड। तो अब इसके साथ सवाल ये होता है कि बच्चे तो बच्चे हैं, छोटे होते हैं, तो हम उनकी ज़िद के आगे झुक भी जाते हैं, हम मना नहीं कर सकते बिकॉज you'll be tending certain points, certain restrictions, precautions to be followed। और कई बार पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तो उस पार्ट में, उस पोर्शन में पेरेंट्स का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है और उनको हम कैसे ट्रेन करें इस चीज़ के लिए? पेरेंट्स के लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि सतर्क रहिए। अगर बच्चे को कोई भी मौसम चेंज पे बार बार सिम्टम्स आ रहे हैं और आपको पता है बच्चे की टेंडेंसी है एक एलर्जिक एपिसोड के लिए या एस्थमेटिक एपिसोड के लिए, तो तुरंत उसका इलाज करिए। एंड मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं मैं बोलती हूँ 1 महीना दे दो, क्योंकि हम बहुत लो डोजेस पे डाल रहे हैं। हाई डोजेस में 1 दिन में ठीक हो सकता है, मगर हमको कोई रेस जीतनी नहीं है। हम 1 मंथ में उसको कंट्रोल रखें, फिर सारे रिस्ट्रिक्शंस गायब, फिर आप अच्छे से लो। और वो दवाई मगर बंद नहीं करनी है, वो हमको एटलीस्ट 3 से 4 से 6 महीने आफ्टर 0 सिम्टम चला के रखनी है। कई बच्चों का हम 3 महीने बाद भी कम करके बंद कर देते हैं। तो और AQ, हाँ, तो मैं स्टेप बाय स्टेप अगर बोलूँ तो आप सुबह सुबह जब भी पोल्यूशन हाई जा रहा होता है, सुबह सुबह AQI इंडेक्स देखो कि पोल्यूशन की मात्रा टीवी पे, न्यूज़ पे क्या बता रहे हैं। उस दिन घर के बाहर बच्चों को मत खेलने भेजो। जब पीक ऑफिस आवर्स होते हैं, आप बाहर घर से खुद भी मत निकलो। ट्रैफिक लाइट के टाइम अपने खिड़कियों के दरवाजे, कार की खिड़कियों के दरवाजे, बस की खिड़कियों के दरवाजे बंद रखिए, है ना। और मॉर्निंग वॉक पे खुद भी मत जाइए। ये सब रिस्ट्रिक्शंस अगर हम करें, ये बाहर के रिस्ट्रिक्शंस हैं। घर के अंदर के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि हम केमिकल फ्री रखें। मैं तो बोलती हूँ पोछे में भी आप कोई लाइजॉल, फिनाइल यूज़ मत कीजिए। डोंट यूज़ गुड नाइट। आप खाने के समय बच्चे को कमरे में रखिए। कारपेट, वॉल कारपेट, ये सब, और बाकी जो परफ्यूम्स की तो बात करी हुई है, ये सब का ना के बराबर इस्तेमाल कीजिए। और जो टॉयज़ हैं, छोटे बच्चे फरी टॉयज़, जो सॉफ्ट टॉयज़, ये भी आप अवॉइड कीजिए। इनसे भी सिम्टम्स होते हैं, स्पेशली रात को ये अपने टॉय को पकड़ के सोते हैं और फिर रात के सिम्टम्स हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने देखनी है। वैक्सीनेशन, फ्लू वैक्सीनेशन ईयरली जो होता है वो कराना है, और ट्रीटमेंट प्लान अपना फॉलो करना है। बहुत बढ़िया। आई थिंक आपने मेरा अगला सवाल तो खुद ही एक्सप्लेन कर दिया डॉक्टर नीतू। बट एक चीज़ बहुत अहम है कि हमारा खाना, हमने एनवायरनमेंट को डिस्कस कर लिया, हमने फैक्टर्स जो इनसाइड हाउस होते हैं कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, बट हाउ मच डाइट इज कनेक्टेड टू इट? ओके, अगेन आई एम थैंकफुल कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मेरे पास सारे जो बच्चे आते हैं उनका दही बंद है, दूध बंद है, आइसक्रीम बंद है, जंक बंद है। इट इज़ पेनफुल, है ना। तो मैं बोलना चाहूँगी कि 2-2.5 साल के ऊपर फूड एलर्जीज़ हमारे देश में नहीं है। ये सब अब्रॉड हैं, यूरोप, US में, वहाँ पीनट एलर्जी, वहाँ हर चीज़ की एलर्जी है, क्योंकि इन्फेक्शंस नहीं होती। हमारे यहाँ इन्फेक्शंस इतनी होती हैं कि बॉडी को एलर्जी का समय नहीं मिलता। तो प्लीज़ अपने बच्चों का फूड रिस्ट्रिक्शन मत कीजिए। हाँ, मौसम चेंज पे आप ठंडे का परहेज़ ज़रूर रखिए, क्योंकि उससे एक एपिसोड ट्रिगर हो सकता है। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने ये आती है कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज सर्टेन गाइडलाइंस, सर्टेन प्रिकॉशंस हैव टू बी फॉलोड। और एक बच्चा 3-4 साल का बच्चा कैसे फॉलो करेगा? तो उस केस में अगेन आपकी गाइडलाइंस की ज़रूरत है। हमारे स्कूल्स में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कि उनको कैसे ट्रेन करना चाहिए कि ऐसे बच्चों को कैसे हम हैंडल करें। ओके, तो अगेन स्कूल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह हो सकती है। हमारी ये जो प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा की जो मुहिम हम चला सकते हैं, क्योंकि स्कूल में जो टीचर्स बोलती हैं उनकी तो कहना लक्ष्मण रेखा के जैसे होता है। बच्चे मानते ही मानते हैं, भले माता पिता का कहना नहीं माने। तो आई वांट कि टीचर्स अगर अपने करिकुलम में इंक्लूड कर दें कि 5 या 10 मिनट अगर बच्चों को सेंसिटाइज करें कि केमिकल्स से दूर कैसे रहना है, अपने आप को बचा के कैसे रहना है, जो मैंने बाकी की चीज़ें बताई हैं कि पोल्यूशन वाले आवर्स कैसे अवॉइड करने हैं। दूसरी बात है कि मास्क, अगर कोई भी बच्चे को इन्फेक्शन होता है तो उसे स्कूल आने से मना करना चाहिए, क्योंकि बाकी बच्चों को वायरल इन्फेक्शंस हो जाएंगी और फिर अस्थमेटिक बच्चों में वो फिर एक ट्रिगर बन जाता
है ना। तो ऐसा अगर कोई बच्चा आ जाता है फिर वो मास्क यूज़ करे। पांचवा पॉइंट है, बच्चे ही अवेयर होने चाहिए कि उनको इम्यूनाइजेशन और टीकाकरण की ज़रूरत है। और हम लोगों ने तो कई बार फोर्टिस में ये मुहिम चलाई हुई है कि हम उनको एम्बेसडर्स बनाते हैं कि घर में जाओ और पूछो कौन कौन स्मोक करता है, बिकॉज स्मोकिंग इज़ द नंबर 1 इरिटेंट फॉर द एयरवेज। और ये नहीं कि सुबह किसी ने स्मोक करा है, शाम को घर आ रहे हैं, फिर वो ब्रश कर रहे हैं तो वो हट जाएगा, वो एक्सेल ब्रेथ में आता ही है। तो प्लीज़ स्मोकिंग बंद करें और बच्चों को बोलिए। और कितने ही बच्चों ने बोला हाँ हाँ ये करते हैं, मेरे चाचू करते हैं, मेरे दादाजी करते हैं। आपकी सच्चाई सामने आई जाती है और वो लिख के लाते हैं और हम उनको बोलते हैं कि लाइफ लॉन्ग नहीं, उनको बोलिए 1 मंथ के लिए बंद कर दीजिए, तो फिर वो एक हैबिट कंटिन्यू हो सकती है। डॉक्टर नीतू, बिकॉज सिंस वी हैव शेयर्ड कि वर्ल्ड एस्थमा डे इज देयर, और हम चाहेंगे कि आप कोई इम्पोर्टेंट मैसेज, कोई गाइडलाइन हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं आज अपने जरिए से। हाँ शालिनी, मैं 2 चीज़ों पे एम्फसाइज करना चाहती हूँ। अगर आपको शक है कि बच्चे को एनी ऑफ दी सिम्टम्स हैं अस्थमा के, अगर घर में किसी को है और बच्चे को वो लक्षण आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से, अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से, अपने बच्चों के छाती रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। सही डायग्नोसिस, सही इलाज और वो फॉलो करें। डर के इन्हेलर नहीं लेना या नेबुलाइजेशन नहीं लेना, ये गलती ना करें, क्योंकि एक माइल्ड केस भी कभी भी एक लाइफ थ्रेटनिंग एपिसोड में आ सकता है, और फिर ये एक जानलेवा बीमारी है, तो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली। ऑलराइट, तो आई थिंक डॉक्टर नीतू आज आपके सवालों का सिलसिला ख़त्म करते हैं, और हमने व्यूअर्स के बहुत एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जवाब दिया है। और आज अस्थमा डे है, मैम ने आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है कि अस्थमा ऑल्दो इट्स नॉट क्यूरेबल बट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इज़ ऑलवेज देयर। मैम ने आपको बताया है कि हम कैसे सिम्टम्स इसके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं, कैसे टाइम रहते हम एक अच्छा इलाज ले सकते हैं जिससे उस बीमारी को हम टाइम से पहले पकड़ लें और उसको कंट्रोल कर लें, क्योंकि हर बच्चा हमारी नज़र में इक्वल है और हम चाहते हैं कि वो इक्वालिटी से इस सोसाइटी में ग्रो करे। सेकेंडली, मैम ने बोला एज अ प्रिवेंशन से नो टू टबैको, बिकॉज हमें लगता है सिगरेट तो हम पी रहे हैं बट उसका धुआं तो दूसरे के अंदर जा रहा है और वो आपका बच्चा हो सकता है। तो आई थिंक इन every interview, in every video, we spread this message: say no to tobacco, follow healthy lifestyle, eat healthy, sleep healthy, and always smile. मैम ने एक important message ये भी दिया है कि stress is the biggest factor contributing to asthma. So viewers, keep smiling, stay away from stress, and remember to stay informed, stay proactive, and take care of your good health. Until next time. Thank you, Dr. Neetu, for giving precious time and sharing knowledge with us. Thank you so much. Thank you, viewers.